हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग क्लास 10th का ये हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसका कोड आप लोग देख सकते हो 801 एचए है, ठीक है? इसके वर्णनात्मक प्रश्न पिछले वीडियो में हमने इसके सारे के सारे जो एमसीक्यू यानी जो 20 मार्क के शुरू में आपके एमसीक्यू आते हैं उनको सॉल्व कर लिया है। तो उसको आप नहीं देखे हो ना, तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो पीछे की वीडियो। बाकी चलो इसमें हम लोग जो इसके वर्णनात्मक प्रश्न है यानी खंड अ के बाद खंड ब वाले, उसको सॉल्व करते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के इस साल के बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल ये प्रश्न आने ही आने हैं, क्योंकि आपके पेपर में ना 80 से 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। तो चलो ये एचए कोड है, इसी तरह हम लोग एचबी एचएससी इसी तरह कर कर 2024 के सारे कोडों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप हमारी ऐप के बारे में नहीं जानते तो यूपीएमएसपी स्टडी ऐप है हमारी, ठीक, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सारे के सारे पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। अब हमें ये गद्यांश दिया है और इस गद्यांश से संबंधित ये 3 प्रश्न पूछा है, इनका हमें उत्तर देना है, ठीक है। तो चलो इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो मेरी एक्चुअली तबीयत खराब है, आप जानते हो, इसीलिए कई दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो बीच बीच में मैं इस वीडियो को रोक रोक कर शूट करूंगा, तो कोई दिक्कत हो तो माफ़ करना। चलो तो यहाँ पे देखो क दिया है और ख, दो गद्यांश दिया है, दोनों में से कोई आपको एक करना है, लेकिन मैं दोनों को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस साल के पेपर में हो सकता है कि किसी के पेपर सेट में ये गद्यांश पूछ दिया जाए, किसी के पेपर सेट में ये पूछ दिया जाए, तो इसलिए सब सॉल्व करना जरूरी है। तो चलो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि आपको एग्जाम में एक ही सॉल्व करना होगा। गद्यांश क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और इतना इंपॉर्टेंट यह गद्यांश है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ये भी, और ये जो नीचे दिया है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ये भी, दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक। तो चलो, तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और यहाँ तक देखो नीचे ये आपका अंडरलाइन किया हुआ है, यानी इसकी व्याख्या आपसे पूछेगा। तो देखो पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो संदर्भ अब हमें पहचानना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है। तो भाई कुसंग का ज्वर, कुसंग यानी बुरी संगति का साथ, यानी ये मित्रता साथ की बात कर रहा है, मित्रता की बात कर रहा है। तो बिल्कुल जी हमें दोस्त, ये आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, उससे ये लिया गया है, ठीक है। तो सिंपल अब इसका संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अब रेखांकित अंश, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या कर देना है। तो व्याख्या हेडिंग डालकर व्याख्या में आप लोग लिख देना कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि ऐसे अपने मन से बना बनाकर, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। देखो अच्छे से मैंने डिटेल में ये लिखा हुआ है, आप मैं बताया जो हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी ना, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पर लक्ष्य बैच है जिसकी प्राइस काफ़ी कम, मात्र 99 रुपये है, ठीक है। वहाँ पे आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा पेड क्लासेस में, ठीक। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो उसमें मात्र 99 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको हिंदी के सातों कोड के 2023 के, 2024 के, मैथ के सातों कोडों के 2023 के, 2024 के अच्छे से डिटेल्ड में, जैसे ये देखो ये सॉल्यूशन किया गया है ना, अच्छे से ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ से रिवीजन करने में, पढ़ने में आसानी रहेगी। तो देखो यहाँ पे इसका संदर्भ यहाँ पे लिख दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सिंपल। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसका देखो, इसका व्याख्या करोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डाल दोगे और व्याख्या करोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि, क्या कहते हैं, बुरी संगति का साथ बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुसंग मीन्स वही बुरी संगति का, ज्वर मीन्स यहाँ से ज्वर यानी बुखार उखार से मतलब नहीं है, साथ से मतलब है, मतलब नहीं बोल देते हैं हम अपने मतलब आस पड़ोस में, मतलब ये एक मुहावरा सा एक समझ जाओ कि है, ठीक है।
कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मतलब ज्वर का मतलब यहाँ बुखार उखार से कोई मतलब नहीं है, साथ से मतलब है। कुसंग यानी बुरी संगत, यानी बुरे लोगों का साथ, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि निम्नलिखित अंशों के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बुरी संगति का साथ बहुत ही खतरनाक होता है। यह हमारी नीति और सद्वृत्ति को ही नाश नहीं बल्कि हमारी बुद्धि को भी क्षय करने का मतलब क्या है कि कम करता है, कम करता है, ठीक है, बुद्धि को भी कम करता है। अतः हमें बुरी संगति से सदैव दूर रहना चाहिए। चूंकि इतना ही हमें रेखांकन किया था, इसी की व्याख्या करना था, तो ऐसे हमने कर दिया। ऐसे करोगे आपको 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा। इसका 2 मार्क, 2 मार्क, ये 4 मार्क हो गया। और एक यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो भाई कुसंग की यानी बुरी संगति की तुलना, कुसंग की तुलना उस भयानक संगति से की गई है जो व्यक्ति को हमेशा अवनति यानी नीचे, अवनति के मार्ग पर ले जाती है, यानी हमेशा नीचे गिराती है। आप आगे ये पढ़ोगे ना तो आपको ये मतलब मिल जाएगा इसका आंसर, तो आप पढ़कर उत्तर देते रहना। बाकी मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। तो ये रहा हम लोग का इसमें का पहला प्रश्न। अब इसमें देखो ये क हो गया, अब इस ख को भी मैं करा देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में देखो किसी के पेपर सेट में ये पूछा जा सकता है, किसी के पेपर सेट में ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो मैं दोनों करा देता हूँ, दोनों आप समझ लो। बाकी आपको एग्जाम में अगर 2 देता है तो उसमें से एक ही करना है आपको, आपको दोनों नहीं करना है। ये क्या है कि देखो, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब देखो यहाँ ईर्ष्या आ गई, निंदा आ गई, तो यहाँ से आप पहचान सकते हो कि आपका एक ये चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है किसने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। तो उससे ये लिया गया है। तो सिंपल, अब इस गद्यांश का संदर्भ लिख लोगे, चैप्टर का नाम मालूम चल गया, लेखक का नाम मालूम चल गया, तो कि प्रस्तुति या निम्न गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे लिख देना। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यहाँ तक हमें रेखांकित अंश किया है और इसकी व्याख्या करने को बोला जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखो यहाँ पे लिखा गया है उत्तर इसका क्या अथवा वाले का कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ऐसे लिख देना है आप लोग। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये रेखांकित अंश है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इसकी व्याख्या आप लिख दोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, उससे पहले ही निंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी वही कहने का मतलब कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ठीक है। यानी ईर्ष्या से पहले निंदा हमारे मन में पनप जाती है, इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह सबसे बड़ा निंदक भी होता है। तो ऐसे लिख दो आप बना बना कर, कोई दिक्कत नहीं। 2 मार्क इसका, 2 मार्क इसका मिल जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नज़रों में गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। और इसका आंसर कैसे मैंने लिखा है, तो इसको आप यहाँ तक पढ़ोगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका ख वाला प्रश्न हो गया। अब चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके मेरे भाई, चलो माफ़ करना। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं 21 के बाद। अब देखो जैसे ये 2 गद्यांश थे, यहाँ इसमें 2 पद्यांश हो गए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पे देखो क ख कर 2 पद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक ये पद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न दिया हुआ है, और अथवा कर यहाँ पे देखो ख एक यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोनों में से कोई एक यहाँ पे भी आपको करना है, लेकिन चलो मैं आपको दोनों कराता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहला देखो, यहाँ पे पहला पद्यांश क्या है कि उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ कौन नहीं पठियो, तुम हौ बीच बुलाने, ब्रज नारिनी सौजोग कहत हूँ बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम शौ कहीं लई हम सही कै जिय गुण लेहूँ शयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहा तुम कऊ अपनी शौ बुझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठियो, ठीक है, पठायो तब न कहूँ मुस्काने। अब देखो यहाँ पे
यहाँ से भी आपको मालूम चल जाएगा और ऐसे भी आप पढ़े होगे तो ऐसे भी मालूम चल जाएगा कि ये आपका सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सूरदास जी द्वारा लिखित आपका पद क्षेत्र है उससे लिया गया है। तो इस पद्यांश का हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है कि पद्यांश का आप संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो रेखांकित अंश यहाँ पे दो पंक्ति है इसकी केवल व्याख्या करना है। और यहाँ पे थर्ड एक प्रश्न है कि ब्रज नारिणी सौजोग कहत हो, बात कहत न ला जाने से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। ये तीन ठे प्रश्न है। तो देखो गद्यांश में ये जो प्रश्न है इसका आप कर लोगे आसानी से, लेकिन जो ये पद्यांश से थोड़ा टफ होता है, अगर इसका अर्थ नहीं जान पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो चलो इसका अर्थ थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट ये पंक्तियाँ है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं पूरा पूरा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दबाजी में। ठीक है, मतलब जल्दबाजी कहने का मतलब कि तेजी से। बाकी इसका आप संदर्भ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश, इसमें आप पद्यांश शब्द यूज करोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, अब यहाँ पे रचयिता लेखक नहीं बल्कि रचयिता शब्द यूज करोगे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे लिख दोगे। और उसके बाद व्याख्या, रेखांकित पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो थोड़ा इसका अर्थ जानना पड़ेगा। चलो पूरा अर्थ बता देता हूँ। देखो क्या है कि उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ कहो, नहीं पठियो तुम हो बीच बुलाने। मतलब उद्धव जी को गोपिया कहती है कि हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुमको यहाँ से हमने नहीं भेजा है, तुमने खुद ही बीच का रास्ता बनाकर यहाँ पे मतलब तुम चले आए हो। ठीक है, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न ला जाने। तुम ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो, यानी जोग करने की बात करते हो। तुम्हें ये बात कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। भले ही तुम्हारे पास विवेक होंगे, लेकिन हमारे देखने में तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास कोई भी बुद्धि है। अब देखो यहाँ पे देखो, हम सब कहीं लई हम सही कहे, जिय गुनी लेहु शयाने। हमसे तो तुमने ऐसा कहा तो हमने सह लिया, लेकिन दूसरी गोपियां सहन नहीं करेंगी। ठीक है, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचानो। कहाँ अबला, कहाँ हम अबला नारियाँ, और कहाँ तुम दशा दिगंबर मतलब योग की बात करते हो, मतलब जो नग्न बिना वस्त्र की अवस्था है उसकी बात करते हो। चुप रहो, अब तुम बिल्कुल चुप रहो, मस्ट करो पहचानो, तुम मतलब बिल्कुल चुप रहो। अब आगे है कि साच कहा तुमको अपनी शौ, बुझती बात निदाने। हाँ हमें, हे उद्धव हमें सच सच बताओ कि तुम्हें कृष्ण ने यहाँ पे हमारे साथ मतलब मजाक करने के लिए ही भेजा है। सुर श्याम तुम ही पठियो तब ने कहूँ मुस्काने। और सूरदास जी ये बातें कहकर एक तरह से मतलब हंसने लगते हैं, या मतलब हाँ वही हुआ। ठीक है, हंसने लगते हैं, एक तरह से मुस्काने लगते हैं। ठीक, चलो तो ये एक तरह से इसका अर्थ है। अब इसका माफ करना यार, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो केवल ये दो पंक्तियों की करना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें व्याख्या में लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि जब उद्धव जी योग की बात करने लगते हैं तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यहाँ पे क्या कहती हैं, क्योंकि इसकी हमें व्याख्या करना है इस पंक्ति की, तो वही मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया है कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि जब उद्धव जी योग की बात करने लगते हैं तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम इस प्रकार मन में विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, लेकिन कोई दूसरी गोपी सहन इसे नहीं करेगी। ठीक है, इसका ये अर्थ एक तरह से हुआ, लिख दो, आपका काम खत्म, 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद ब्रज नारनी सौ जो कहत हो, बात कहत न ल जाने से क्या तात्पर्य है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ इसका क्या तात्पर्य है, तो ये देखो यहाँ पे लिख दोगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, यही इस बात का तात्पर्य है। ठीक है, चलो तो इसका भी आंसर हो गया। अब हम लोग का ये पहला पद्यांश हो गया। सेकंड इसमें पद्यांश देख लेते हैं। ये क्या है, देखो ये चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यासी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे
वीर अनेक। अब देखो ये जो पंक्तियाँ है आपका चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, उससे ली गई है। तो सिंपल अब इसका आप संदर्भ लिख लोगे। अब पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसकी देखो दो पंक्तियाँ शुरू में, देखो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यानी पुष्प कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी कुलल जो, और जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनकी माला का मतलब भाग बनकर एक दूसरे के मन को लुभाऊं मैं, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है। सिंपल ये इसका दो पंक्तियों का अर्थ है, ठीक है। और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हल डाला जाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों यानी देवताओं के सिर पे चढ़ूं और अपने भाग्य पे इठलाऊं, ठीक है, यानी अपने भाग्य पे गर्व करूं कि मैं देवों के सिर पे चढ़ाया जा रहा हूं। अब आगे है कि क्या उसकी इच्छा है, वो आगे इसमें व्यक्त किया गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, और उस पथ पर तुम फेंक देना जिस पथ पर अपने शीश को चढ़ाने अनेक वीर जाते हैं। तो ये इसका एक तरह से अर्थ है, ऊपर ऊपर हमने बता दिया आपको, ठीक। तो अब यहाँ उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यानी शुरू की दो पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो चलो सबसे पहले इस पद्यांश का संदर्भ देख लेते हैं। आप संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद व्याख्या रेखांकित अंश यानी शुरू की ये दो पंक्तियां हैं, इनकी व्याख्या आपको करना है। तो ऐसे कर दोगे, रेखांकित अंश का भाव लिखना है, क्या अंश की व्याख्या करना है, व्याख्या, ठीक है। तो देखो लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से कवि अपनी भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी इच्छा किसी देववाला यानी वही देवकन्या के आभूषणों में गूथे जाने की नहीं है। पहला है ना कि चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गूथा जाऊँ, तो उसका मैंने एक तरह से बनाकर अर्थ लिख दिया है। उसके बाद चाह नहीं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, तो उसका आप लिख दोगे कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है, मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। तो ये एक तरह से इस दो पंक्तियों का व्याख्या हो गया, ठीक। थर्ड इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है। तो लिख दोगे कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट करता है कि हे वनमाली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क और 2 मार्क संदर्भ का, यानी 6 मार्क यहाँ से इस प्रश्न का आपका मिल जाएगा। ऐसे इस प्रश्न को आप कर देते हो तो ठीक है। चलो, तो ये प्रश्न संख्या 21-22 हो गया। प्रश्न संख्या 23 में आपका क्या रहेगा कि अब देखो आपके हिंदी में पीछे आप जानते हो कि संस्कृत का भी पाठ है, ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका जिसको आप बोल सकते हो। तो उससे 2 गद्यांश रहेंगे, एक क और एक ख। देखो यहाँ पे बीच में अथवा रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसका अब क्या करना होगा, इसका आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ लिखने का 2 मार्क, हिंदी में अनुवाद करने का 3 मार्क, यानी 5 मार्क आपको मिलेगा। तो देखो ये क्या है कि वाराणसी, देखो इसका भाई ये वाराणसी यहीं पे आ गया, तो वाराणसी वाले चैप्टर से है। तो ऐसे ही आप संदर्भ लिख दोगे। इसमें संदर्भ लिखते समय लेखक या कवि उवि का नाम नहीं लिखा जाता है, सामान्य तरीके से लिखा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, ऐसे आप लोग लिख दोगे इसका, ठीक है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। देखो क्या है कि वाराणसिया प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या देवी दिव्य ज्योति घोतके, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की दिव्य ज्योति अलौकिक होती है। अधुनापि मतलब आज भी, क्या है, अधुनापि आज भी अत्र मतलब यहाँ संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवृत्ति, यानी संस्कृत की वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी लगातार, सतत मीन्स वही लगातार बहती है, ठीक है। जना नाम ज्ञानाश वर्धयति और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके यहाँ अनेक आचार्य यानी आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसा यानी मूर्धन्य विद्वांसा मीन्स उच्च कोटि के विद्वान, ठीक है। वैदिक वाग्यस्य यानी वैदिक साहित्य का
अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, यानी अध्ययन और अध्यापन में लगातार लीन है, यानी लगातार अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। ठीक है, यानी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। न केवल भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका यानी विदेशी गिरवाणवाड्या अध्ययनाय, गिरवाणवाड्या मीन्स संस्कृत भाषा का, अध्ययनाय मीन्स अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति मतलब यहाँ आते हैं, निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ते और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। तो हिंदी अर्थ मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम में आप संदर्भ लिख देना और हिंदी अनुवाद डालकर और ऐसे लिख देना। इसका 3 मार्क और इसका 2 मार्क, 5 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अथवा में भी एक है। मान लो आपके एग्जाम में मान लो आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ये अथवा वाला भी कर सकते हो, आपका मन। चलो मैं अथवा वाला भी करा देता हूँ, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये आएगा, किसी के पेपर सेट में ये आएगा। ठीक, तो इसको भी करा देता हूँ। अथवा वाला क्या है, ये देखो, ये प्रबुद्धो ग्रामीण वाला है। एकदा बहवः जना धूमयाना रेल, सिंपल। तो अब इसका आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है या से लिया गया है, ऐसे लिख दोगे, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद भाई, एकदा बहवा जना धूमयान, धूमयानम मनी रेलगाड़ी, एक बार बहुत से जन मीन्स लोग, धूमयानम मतलब रेलगाड़ी, आरोही नगरम प्रति गच्छन्ति समय, यानी रेलगाड़ी पे चढ़कर नगर की तरफ जा रहे थे, सिंपल। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, उसमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे, मतलब कुछ शहरवासी थे। ठीक, मौन स्थितेषु तेसु एक नागरिका, यानी मौन स्थित उन ग्रामीण लोगों पे कोई नागरिक नागरिका ग्रामीणान उपहसत अकथयत, कोई जो नागरिक था यानी शहरी व्यक्ति था, ग्रामीणान यानी ग्रामीण लोगों पे हंसते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, अकथयत कहा, ग्रामीणा अद्यपि पूर्वता अशिक्षिता अनाश्यत संति, यानी एक तरह से जो मतलब ग्रामीण लोग हैं आज भी पहले की तरह अज्ञानी और अशिक्षित हैं। न तेषां विकासम अभवत न भवितुं शक्नोति, न उनका विकास हुआ है और न होगा। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीण अब्रवीत, मतलब उसकी ऐसी भाषा सुनकर, ठीक है, उसकी ऐसी भाषा सुनकर कोई चालाक ग्रामीण बोला, ठीक है, भद्र नागरिक भगवान एवं किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ कहे, ये तो ही भगवान आपसे बहुज्ञ च अस्ति, क्योंकि आप बहुत शिक्षित मालूम होते हैं। ठीक है, इदम अकर्ण्य सह नागरिका, मतलब ऐसा सुनकर जो नागरिक है वह नागरिक सदर्प ग्रीवाम उन्मयम अकथयत, अपनी गर्दन को ऊंची कर कर कहता है, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्व समय भितातव्य, लेकिन उससे पहले शर्त रख ली जाए। ये एक तरह से इसका अर्थ है। तो आप इसका संदर्भ लिख दोगे और हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालकर जो अर्थ बताया उसको लिख दोगे, तो आपको उसका 3 मार्क 5 मार्क मिल जाएगा। तो आपका मन, आप जो करो। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो क्लियर ये चीज़। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग, 1 मिनट इसको थोड़ा साइड रखता हूँ। आगे देखो 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और इस प्रश्न में देखो, अरे यार इधर भी है क्या? अच्छा, सॉरी, हमने वहाँ से करा दिया। ठीक है, ये मतलब ये इसको तो हमने पूरा करा दिया, यहाँ तक आकर ख़त्म है। ठीक है, तो इसको तो करा ही दिया। अगले प्रश्न पे, अगला हम लोग का प्रश्न क्या 4 पे चलते हैं, मतलब 24 पे चलते हैं 20 के बाद। ये देखो 24 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न, एक तरह से वर्णनात्मक प्रश्न का चौथा प्रश्न। इसमें अब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि पीछे आपका संस्कृत वाला चैप्टर है, उसमें बीच बीच में श्लोक हैं, तो श्लोकों को पद्यांश बोला जाता है। तो 2 यहाँ पे श्लोक रहेंगे जिनमें से किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा, और इसका 5 मार्क मिलेगा। तो ये काफ़ी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि छोटा होता है, हिंदी अनुवाद लिखना काफ़ी आसान होता है। तो चलो, जैसे पहला है यहाँ पे देखो, सार्थक प्रवसतो, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो 1 मिनट, देखो यहाँ पे क्या है, पहला है कि सार्थक प्रवसतो मित्रम किंचित मित्रम गृहे शत आतुरस्य च किम मित्रम किंचित मित्रम मरिष्यत, यानी ये देखो, ये क्या है, ये आपका जीवन सूत्राणी जो चैप्टर है उससे लिया गया है। और बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, ये आपका वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है श्लोक। तो दोनों में से किसी एक का आप संदर्भ लिख दो और उसका हिंदी अनुवाद कर दो।
अब ये देखो, आपका जीवन सूत्रांश से है तो लिख दो कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रांश नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। ठीक, और हिंदी अनुवाद में हेडिंग डालकर आप लिख दो कि अब भाई सार्थक प्रोसुतो मित्रम किंचित मित्रम गृहस्थः, यानी प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन होता है, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम किंचित मित्रम मरिष्यत, यानी रोगी का मित्र कौन होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो ऐसे लिख दो आप, इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और ये तो आप जानते ही हो भाई, वाराणसी वाले चैप्टर से है। तो भाई बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, मतलब सभी, सॉरी वाराणसी वाला बोल दिया मैं, माफ़ करना, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय, ये आपका वाराणसी वाले चैप्टर से नहीं है भाई, वीरः वीरेण पूज्यते से है, वीरः वीरेण पूज्यते से है। ठीक है, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, यानी बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, इन दोनों जगहों पे जो वीर है वो वीर के ही समान रहता है और यही भावना वीरता कहलाती है। इसका एक तरह से अर्थ हो जाएगा। तो 1 मिनट रुक जाओ। देखो इन दोनों का यहाँ पे देख सकते हो, हाँ पहले का यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका उत्तर लिखा गया है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, और इसका ये हिंदी अनुवाद है, और ये बंधन मरण वापि जय वापि पराजय वाला है, और इसका ये आपका इसका ये मतलब संदर्भ लिखा गया है, और ये इसका ये अर्थ है। तो सिंपल है, इसका आप पढ़ लो अच्छे से, आपके एग्जाम में निश्चित है ये आना ही आना है किसी न किसी पेपर सेट में। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। देखो ये डिटेल में ऐसे सॉल्यूशन मैं आपको बताया शुरू में कि हमारी ऐप है, उस पर लक्ष्य बैच आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना। मात्र 99 रुपये में आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा, सॉल्यूशन सही चीज़ें। ठीक है, चलो, और ऐप का नाम है UPMSP स्टडी, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब देखो अगला प्रश्न आपका खंडकाव्य से संबंधित होगा। तो देखो ये खंडकाव्य वाला प्रश्न आप हर जिले का भाई अलग अलग होता है, तो आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है और पूरा पूरा अपना खंडकाव्य पढ़ लेना। ठीक है, और जो भी आपके खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न है उसका पढ़े रहोगे तो आसानी से उत्तर दे सकोगे, क्योंकि जैसे पढ़े रहोगे वैसे ही बना बना कर आपको लिख देना होता है, ये कहानी टाइप का होता है। तो इसको छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 में 2 प्रश्न रहेगा, क और ख। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय रहेगा, और ख में आपको कवियों का जीवन परिचय रहेगा। तो जैसे 4 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 ठे ऑप्शन दिया है, इन तीनों में से चूज कर किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो मान लो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे, इसका लिखने का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। बाकी लिखने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनका जीवन परिचय पहले ही आपको बता चुका हूँ। 1 मिनट, देखो यहाँ पे लिखने का आपका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, ऐसे लिखोगे। सबसे पहले आप मतलब जो भी हो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, हेडिंग डाल लेना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, और उसके बाद देखो इस तरह लिखोगे, जो भी आप याद किए उसको लिखोगे, और यहाँ पे एक संक्षिप्त परिचय बनाओगे, लेखक का संक्षिप्त परिचय। अगर ये नहीं बनाते हो लेखक का संक्षिप्त परिचय तो 1 मार्क कट जाएगा, इस पे 1 मार्क, और आपका ये आप जीवन परिचय यहाँ तक आप लिखोगे तो इसका 3 मार्क, और 1 मार्क चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। अंत में लिखने के बाद 1 लाइन छोड़कर ऐसे लिखोगे तो इसका 1 मार्क, तो 5 मार्क कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो ये पूरा पूरा इस तरह से ये फॉर्मेट रहना चाहिए, तो इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? चलो तो आप इसको देख लो, आप याद नहीं किए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी लक्ष्य बैच के आप बच्चे हो तो आपको उसमें PDF ये मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद इसमें देखो आपको इसमें से चूज कर और किसी कवि का जीवन परिचय लिखना है, तो सिंपल यही फॉर्मेट रहेगा आपका। इसमें भी आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ सूरदास का जीवन परिचय, क्योंकि 2023 वाला पेपर सेट है 8 से DD वाला ना, उसमें ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो आप 2023 का 8 से एक DD वाला पेपर सेट ओपन करोगे तो उसमें इनका जीवन परिचय मिल जाएगा, तो आप पढ़ लेना वहाँ से। ठीक है, चलो बाकी आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है तो कोई भी श्लोक लिख लो। जैसे यहाँ पे मरणम मंगलम यत्र विभूषि विभूषणम कौपिनियस यत्र कौशयम शाकासी के नियति, ये आपका वाराणसी वाले से है। ठीक है, तो ये आपका एक श्लोक मैंने लिख दिया। इसके अलावा कोई भी आप श्लोक लिख सकते हो, 2 मार्क का। ठीक है, आपका मन। उसके बाद देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। इसमें क्या करना है कि आपको पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र लिखना है, और ये 4 मार्क का आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, पत्र लेखन।
पहला इसमें टॉपिक दिया है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो पत्र लिखना है। या अथवा एक टॉपिक है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, चलो मैं दोनों टॉपिक पे लिखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला टॉपिक, ठीक है, कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के अभाव में इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, और कैसे लिखा हूँ देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, और यहाँ पे कोई भी एक स्कूल का नाम लिख दो। ठीक है, गांधीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, एड्रेस सहित पूरा। ठीक, ऐसे लिख दो। उसके बाद विषय डाल दो। अब विषय में क्या कि विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के अभाव के संबंध में। ठीक, अब उसके बाद लिखो महोदय। ठीक है, और लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र हूँ। अपने हिसाब से बना सकते हो, कक्षा 10 का छात्र हूँ, कक्षा 5 का छात्र हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं का काफ़ी अभाव है, जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं के आ जाने से दूर हो जाएंगी। अतः श्रीमान आपसे निवेदन है कि जितना जल्द हो सके इन हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को मंगाने का प्रयत्न करें। सिंपल ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे नाम नीचे देखो मैंने लिखा नहीं है नाम, यहाँ पे नाम की जगह पे आप राकेश मोहन कुछ भी लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, लेकिन जाति सूचक शब्द यूज मत करना, जैसे राकेश यादव, राकेश सिंह, ऐसे नहीं, बस राकेश लिख देना। ठीक है, और कक्षा जो भी हो और दिनांक डाल देना, काम खत्म। ठीक है, चलो उसके बाद अथवा यहाँ पे एक और टॉपिक दिया था कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो देखो इसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, उत्तर देखो, सबसे पहले इसमें एड्रेस डाल दोगे, गांधीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रिय मित्र राकेश, प्रिय मित्र किसी भी मित्र का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। सप्रेम नमस्कार, और यहाँ पे आप लिखोगे कि अभी अभी मुझे समाचार पत्र के माध्यम से पता चला। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाकर लिख सकते हो, समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी न्यूज के माध्यम से, कुछ भी लिख सकते हो, आपका मन। अभी अभी मुझे समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि तुम अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हो। तुम्हारी इस सफलता से मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मेरी तरफ से तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी इस सफलता से मेरे माता पिता भी काफ़ी प्रसन्न हैं, और मेरी भी यही इच्छा है कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा मित्र राम, और दिनांक जो भी हो यहाँ पे डाल दो, काम खत्म। अब दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा, आपका मन जिस टॉपिक पे आप लिखो। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये आपका काम खत्म। अब चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा, अब देखो ये पत्र ना आपको कभी कभी लास्ट में एकदम दे देगा, और यहाँ पे कभी कभी यहीं पे दे देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में दे शुरू में दे, उससे क्या मतलब। चलो 29 नंबर प्रश्न है 28 के बाद। इसमें आपका हिंदी वाला पीछे संस्कृत के चैप्टर है, उन्हीं में से एक मतलब 4 ठे प्रश्न रहेगा, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा, एक प्रश्न का 1 मार्क। तो जैसे चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर भाई कौन था, तो भाई चंद्रशेखर एक भारत वीर और देशभक्त था। तो चंद्रशेखर एक भारत वीर और देशभक्त। च आसीत वीर केन पूज्यते, वीर वीर पूज्यते, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूल स्थिता। तो कस्या के जगह पे आप गंगायाह कर दो कि वाराणसी नगरी गंगायाह नद्या कूल स्थिता। ज्ञानम कुत्र संभवती, ज्ञानम सर्वत्र संभवती। सिंपल। तो ये मैंने 4 प्रश्नों का उत्तर बता दिया, लेकिन आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये भी प्रश्न हो गया। उसके बाद ये देखो, ये प्रश्न आपका देखो यहाँ पे निबंध संबंधित होता है, 7 मार्क का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये पूछा गया है, कई सारा टॉपिक दिया रहता है, तो इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको चूज कर निबंध लिखना होता है। तो निबंध लिखने का तरीका भाई अच्छे से रूपरेखा तैयार कर आप फॉर्मेट सीख जाओ। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप देख लेना, पढ़ लेना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो बनाकर ही निबंध लिखना पड़ेगा। निबंध याद करने का कोई विषय नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको मैं छोड़ता हूँ। PDF में अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो आपको ये मिल जाएगा, किसी एक टॉपिक पे मैं लिखकर उसमें ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से आइडिया ले लेना, पढ़ लेना। ठीक है, बाकी वीडियो के अंत में कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारी ऐप UPMSP स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो तो
प्ले स्टोर पे आप जाकर ये नेम सर्च करने आ जाएगी ऐप, आप डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 वाला 8 से 1 H6, इसी प्रकार HB HC इसी तरह कर 7 सेट हैं, और 2023 का इसी तरह कर 7 सेट है। सबका मैंने फ्री में PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे डाल रखा है। जी हाँ मेरे दोस्त, फ्री में डाल रखा है, आप जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और चाहते हो कि सारे कोडों को अच्छे से, जैसे ये डिटेल में यहाँ पे ये सॉल्यूशन था, ऐसे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और हिंदी के अलावा हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसके लिए मात्र पेड क्लासेस में वहाँ जाओगे, 99 रुपये पेमेंट करोगे। कैसे पेमेंट करोगे वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको अच्छे से डिटेल में PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बैच भी ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। चलो, थैंक यू।